मित्रों नमस्कार। तो जेएसएससी सीजीएल को लेके हम लोग प्रैक्टिस सेट हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, आप सबों का रिवीजन करा रहे हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जीएस के 30 प्रश्न देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए, खासकर जेएसएससी सीजीएल। यहाँ से आपके आपके अधिकतर क्वेश्चन का रिवीजन आपका यहीं से हो जाएगा, इसलिए जो भी अभ्यर्थी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हुए अपने टॉपिक में आते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपसे पूछा है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां। ठीक है, तो क्षेत्रफल के मुताबिक भारत का स्थान 7वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से बोलेगा तो अभी यूएन का जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक 1 नंबर पे होंगे और चाइना सेकंड नंबर पे। लेकिन अगर सेंसस 2011 के मुताबिक बोले तो आपका आंसर हो जाएगा भारत सेकंड, चीन पहला। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत का क्रम है इसमें 7th। साथ ही अगर पहला क्षेत्रफल में कौन सा देश सबसे ऊपर है, सबसे प्रथम स्थान पे है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका रसिया। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में कौन सा रेशा फसल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है जूट, गन्ना, अलसी। बी ऑप्शन है कपास, मक्का, तंबाकू। सी है कपास, सन और जूट। डी है सन, कपास और मक्का। सही आंसर है आपका सी, कपास, सन और जूट। ये आपका रेशा फसल के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए मित्रों, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद आपका झारखंड का आएगा, फिर कंप्यूटर का आएगा। ऐसा लगातार वीडियो आते रहेंगे, आपको एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। पूछा है कि जो भारत का जो नेशनल इनकम है इसमें किस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्शियरी सेक्टर, जो तृतीय क्षेत्र होता है, इसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर में आपका जो आपका सर्विस सेक्टर होता है उसको टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, या तो तृतीय क्षेत्र कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो द्वितीय क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग। और प्राथमिक क्षेत्र में आपका एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो चूंकि आपसे सर्विस सेक्टर के बारे में पूछा है, सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में मिलता है, तो सर्विस सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, तृतीय क्षेत्र। देखिए बहुत सारे पॉइंट आपको अलग से बताया जाएगा, उसको नोट डाउन करते जाएंगे तभी आपको फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यूएनडीपी का मुख्यालय तो आपका आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क। थोड़ा सा यूएनडीपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो यूएन का एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है उसी का पार्ट है आपका यूएनडीपी, जो मुख्यतः गरीबी कम करने को लेकर कार्य करता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है अचीम स्टेनर, जो यूएनडीपी के जो आपके अध्यक्ष हैं अचीम स्टेनर, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनका। ये जो स्थापना हुआ था आपका 2 नवंबर 1965। जो यूएनडीपी है ये बना था, कब बना था, 1965 को बना था। तो आपसे पूछा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। जब संविधान सभा जो बना था उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी में जो टोटल मेंबर थे उनकी संख्या कितनी थी आपसे पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 7। जो BN राव जी के द्वारा जो आपका तैयार किया गया था संविधान का प्रारूप, उस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा जो था वो 29 अगस्त 1947 कब 1947 में एक संकल्प पारित करता है। और उसके बाद एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। तो उसके अध्यक्ष जो होते थे भीमराव अंबेडकर थे। और टोटल इसके सदस्य बोलेंगे तो 7, अगर अध्यक्ष पूछेंगे तो भीमराव अंबेडकर। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपसे पूछा है कि समवर्ती सूची का विषय क्या है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विवाह तथा तलाक। जो विवाह तथा तलाक है ये समवर्ती सूची में आता है। देखिए जो समवर्ती सूची है इसमें कुल जब संविधान जब लागू हुआ था उस समय 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में ये बढ़ के 52 हो गए हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं तो 52 हो गए हैं।
जो विवाह तथा तलाक जो है आपका समवर्ती सूची का के अंतर्गत आते हैं, और भी आते हैं जैसे समाचार पत्र हो गए, आपका आर्थिक नियोजन हो गया, ये सब सारा आपका समवर्ती सूची का विषय है। इसमें क्या होता है ना, समवर्ती सूची में आपको जो केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी एक को कानून बनाना है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। हाँ, अगर कोई कानून के विषय में समान होने पर, मतलब कोई ऐसा कानून बन गया है जिस पर थोड़ा डिस्प्यूट हो रहा है आपस में, तो उस परिस्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य हो जाएगा, उसमें सेंटर सर्वोपरि हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में विवाह तथा तलाक जो है आपका समवर्ती सूची का। वर्तमान में कितने विषय बोलेंगे तो 52। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि जब संविधान बना था उस समय कितने थे, तो 47। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार भारत में कितनी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। जो राज्य पुनर्गठन आयोग ये बना कब था, तो 1956। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, तो ये 1956 में बना था। इसके अध्यक्ष थे जो थे वो फजल अली थे। जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बना था इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। जो फजल अली के अलावा और भी सदस्य थे जिनका नाम है पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के पनिकर, ये दो और मेंबर थे, तो इनका भी नाम लिख लीजिए। एक हो गया आपका हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे आपका एम पनिकर, ये 3 सदस्य थे। ठीक है, और इस अधिनियम जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, इसके तहत जो टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या को जो बताया गया था वो था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका आंसर हो जाएगा 28 और 8। 28 हो गए राज्य हो जाएंगे और 8 हो जाएंगे आपके केंद्र शासित प्रदेश, जो आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो अलग किया गया था उसके बाद का ये आपको बता दे रहा है। ठीक है, तो 28 और 8 याद रखेंगे अब वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15-20 मिनट में एक वीडियो को ख़त्म करें, ताकि और भी वीडियो आपके लिए लगातार हम लोग ला सकें। इसलिए थोड़ा सा हम लोग क्लास का स्पीड थोड़ा सा फास्ट रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जो हम लोग का लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे, फिर से बता दे रहे हैं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा 21वां संशोधन, जो संविधान संशोधन हुआ था 1969 में। इसके तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची, जो कि आपका भाषा से संबंधित है, लैंग्वेज से संबंधित है, तो ये आपका लैंग्वेज से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये याद रखेंगे। कब हुआ था, 1969 में हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पे 31वां संविधान संशोधन 1973 दिया हुआ था। तो इसमें एक्चुअली ये आपका 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है। ये 31वां संशोधन अधिनियम 1973 जो है, लोकसभा के सदस्य का संख्या जो उस समय 525 था, उसको बढ़ा के इसी अधिनियम के तहत 545 कर दिया गया था। पहले 525 था, इसको बढ़ा के 545 कर दिया गया था। और जो केंद्र शासित प्रदेश था, इसका प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर इसको 20 कर दिया था। जो यूटी होते हैं इनको 25 से घटा के इसको माइनस करके 20 कर दिया गया था। तो किस में किया गया था, 31वां संशोधन। और 21वां में तो सिंधी को जोड़ा गया था। 21, 71 और 92 ये याद रखेंगे। ये तीनों का संबंध आपका भाषा से, 21, 71 और 92। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हम लोग बताएं। आप नहीं देखे हैं तो हम लोगों का पुराना वीडियो देख लीजिए, जो इससे पहले का जो लेक्चर आया है उसमें आपको बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और हम लोग सीधे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार अभिषेक हुआ था। कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था, ये पूछा है आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का बी, औरंगजेब। जो औरंगजेब थे इनका 2 बार हुआ था राज्याभिषेक। एक बार जब सामूगढ़ युद्ध में जब वो विजय हुआ था उस समय हुआ था, और दूसरा तो जो देवराय का युद्ध हुआ था उसमें विजय होने के बाद औरंगजेब को 2 बार यहाँ पे अभिषेक हुआ था। तो दोनों युद्ध के बाद आपको याद रखना है। तो किनका हुआ था, औरंगजेब का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैच करना है। इधर ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं, सेकंड राइट साइड में आपके 1 2 3 4 दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 का सी। ठीक है, मैच कीजिए। अकबर के द्वारा जो मैच हो जाएगा आपका, अकबर का क्या होगा देखिए, आईने दहसाला। ए का हो जाएगा 3,
मोहम्मद बिन तुगलक, बी का हो जाएगा आपका 4 प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश का हो जाएगा सी का चहलगामी, चहलगामी जानते होंगे आप लोग, शेरशाह का सड़क ए आजम। ये आपका इस तरह से मैच करेगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 11 मगध पे आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। जो आप सब जानते हैं, कितने महाजनपद थे आप कमेंट करके बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जो महाजनपद का जो विकास हुआ था उसमें शुरुआत में कितने महाजनपद थे ये आप लोग बताएंगे, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसमें पूछा आपसे है कि मगध का कैपिटल क्या था, तो मगध का कैपिटल गिरिव्रज था, ठीक है, याद रखेंगे। एक्चुअली ये जो भगवान बुद्ध का जन्म के समय जो भारतवर्ष में कुल जो उस समय जन्म हुआ था 16 जनपद में बटा हुआ था, टोटल 16 जनपद था। सारे के बारे हम लोगों को जानना नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखेंगे, उनका कैपिटल भी याद रखेंगे। जैसे अंग हो गया, अंग का हो गया आपका कैपिटल हो गया चंपा हो गया, मगध का गिरिव्रज हो गया, बज्जी का वैशाली हो गया। ये तीनों का संबंध आपका बिहार से है, इसलिए याद रखेंगे। झारखंड बिहार सटा हुआ आपका पड़ोसी राज्य है, तो क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बने। और बुद्ध के बारे तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, कोई भी दिवस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 मई। 3 मई को आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बाकी 7 अप्रैल को मनाया जाता है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, प्रौद्योगिकी दिवस। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। चारों ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। आपसे पूछा था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो 3 मई आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा BS नायपॉल जी के द्वारा आपका ये पुस्तक लिखा गया है। ये तो याद करना होगा आपको, कोई उपाय नहीं है, बिना ये याद करके आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो आप गलत करके आ जाएंगे, बेटर है कि आप सब याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिवस के बारे है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसको 1966 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1966 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या पूछा है आपसे, पूछा है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि किस राज्य में हुआ। चलिए इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर देते हैं ना, यहाँ पे हम लोग 2021 कर देते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग कर्नाटक की जगह आंध्र प्रदेश कर देते हैं, आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को चेंज ही कर देते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट अब आउटडेटेड हो गया है। अब हम लोगों को 2021 का रिपोर्ट पढ़ना है, अभी 2023 का रिपोर्ट आना बाकी है। तो अभी चूंकि 23 का रिपोर्ट नहीं आया है, तो आप 21 को ही मान के चलिए, ठीक है। तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि किस राज्य में हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चूंकि ये 19 का क्वेश्चन था इसलिए कर्नाटक होता, बट यहाँ पे कर्नाटक से नहीं, हम लोगों को 21 में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 क्वेश्चन हो गए हम लोगों का, और 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ है। ये जो एक ट्राइब है सोमपेन्स, ये कहाँ पे रहते हैं ये पूछा जाता है, और ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा निकोबार में सोमपेन आदिवासी जो ट्राइब रहता है वो वहाँ पे रहते हैं। देखिए अंडमान निकोबार में एक जारवा ट्राइब भी मिलती है, इसके बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन 6 JPSC में पूछा हुआ है, ठीक है। जारवा ट्राइब कहाँ मिलता है, ये भी अंडमान में पाया जाता है, ये सब याद रखेंगे, एक आप। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जानिए, लोक लेखा समिति, ठीक है। सबसे पहले तो ये 1 वर्ष के लिए होता है, आपका आंसर तो हो जाएगा 1 ईयर, बट यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा जानने की जरूरत है। जो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन के रूप में कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो होते हैं 22। जो लोक लेखा समिति होते हैं उसमें टोटल मेंबर होते हैं 22। उसमें से जो 15 सदस्य होते हैं वो होते हैं लोकसभा से 15 होते हैं, और जो राज्यसभा होते हैं उससे 7 होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं। टोटल बोलेगा तो 15 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा
टोटल बोलेंगे तो 22। चूंकि यहाँ पे क्या पूछा था आपसे, आपसे पूछा था कि लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये 1 साल के होते हैं, ठीक है। जो लोक लेखा समिति होता है, इसी को हम लोग लघु लोकसभा भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? लघु लोकसभा। ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, लघु लोकसभा किसको कहते हैं? तो लोक लेखा समिति जो होता है, इन्हीं को कहते हैं लघु लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया? जो ह्वेनसांग जो आए थे, वो उसमें भारत के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी, वो कहाँ पे मिलता है? तो वो हम लोगों को अपने यात्रा वृत्तांत जो पाटलिपुत्र का है, उसमें विवरण मिलता है, ठीक है। जो प्रसिद्ध ये चीनी व्यक्ति थे, कहाँ थे जो ह्वेनसांग थे? ये चीनी व्यक्ति थे जो हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। तो इन्होंने अपनी जो उनकी एक पुस्तक थी CUK, ये भी याद रखिएगा, CUK में अपनी पुस्तक में इन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत है, जो पाटलिपुत्र के बारे में बताया है। यहाँ भारत भ्रमण में जब ये आए थे तो खासकर पाटलिपुत्र हो गया, नालंदा हो गया, वैशाली हो गया, इन सब के बारे में अपने किताबों में उन्होंने चर्चा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करनाल में स्थित है आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। जो बाकी जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है आपका नई दिल्ली में है, या नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, कृषि से संबंधित है। आपका कोयम्बटूर की बात करें तो कोयम्बटूर में आपका जो गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये आपका गन्ना से संबंधित है, कोयम्बटूर। और लखनऊ, जो लखनऊ में है, यहाँ पे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधि अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में। चारों आपका क्लियर हो गया। लेकिन आपसे पूछा था डेयरी अनुसंधान, तो आंसर हो जाएगा करनाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए यहाँ से दिवस से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो दिवस से क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, आप इसको स्किप करके नहीं जा सकते। आप बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो याद हो जाएगा। मंथ वाइज कीजिए ना, आसानी से याद हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन में था आपका 7 दिसंबर। तो 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस होता है, ठीक है। 15 दिसंबर जो होता है, ये होता है विश्व चार दिवस होता है। और 24 दिसंबर जो होता है, ये होता है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये पूछता है बार बार, 24 दिसंबर वाला राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप का संबंध पूछा है आपसे कि किस खेल से इसका संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल, ठीक है। बास्केटबॉल से फेडरेशन खेल का संबंधित है। बाकी जो गोल्फ है, गोल्फ से संबंधित खेल का नाम हो गया वाकर कप हो गया, राइडर हो गया, वाकर हो गया। और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो गोल्फ खेल से संबंधित है। उसी प्रकार फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल से संबंधित आपका हो जाएगा संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, डूरंड ट्रॉफी हो जाएगा, मार्डेका कप होगा। ये सारा का संबंध फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेडरेशन कप बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? नारंग कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फिर क्वेश्चन इसी टाइप का है, 22 नंबर। नारंग कप का संबंध आपका बैडमिंटन से है, ठीक है। जो बैडमिंटन से नारंग कप हो गया, चड्डा कप हो गया, इस सब का संबंध रखता है। जो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन था, ये 1934 में बना था, जो बैडमिंटन के खेलों को देखता है। तो ये कब बना था ये भी पूछता है आपका। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन तो 1934 में बना था ये। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित पुस्तकों तथा उसके लेखक को सुमिलित कीजिए। पूछ रहा है कि आपके जो लेखक है इनको मैच करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20। मैच करते हैं हम लोग 23 को। तो 23 का जो वार एंड पीस है, एडवर्ड थॉमस का है, ये सही आंसर है। बाकी सब आपका गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सुमिलित। अच्छा, कौन सुमिलित नहीं है पूछा आपसे, तो अच्छा कौन सुमिलित नहीं है ना, लीडर्स। हाँ ये तो सही है, लीडर्स आपका रिचर्ड निक्सन, गांधी एंड स्टालिन लुइस फिशर, ये भी सही है। इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड, ये भी सही है। 4th नंबर जो ऑप्शन है ये नहीं, ये आपका सही नहीं होगा। जो 23 का जो डी है, वार एंड पीस जो है ना, इसके लेखक टॉलस्टॉय थे, ये नहीं थे, एडवर्ड थॉमस नहीं थे, टॉलस्टॉय थे, टॉलस्टॉय। आपसे नहीं पूछा है, देखिए यहाँ पे आप जब भी क्वेश्चन में पूछे नहीं ना, ध्यान रखिएगा। तो टॉलस्टॉय इसका सही आंसर, अगर ये टॉलस्टॉय होता तो सही होता, चूंकि यहाँ पे टॉलस्टॉय नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए, धन्वंतरी का पुस्तक निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, 1971 से ये दिया जा रहा है।
दिया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, क्या पूछ रहा है आपसे, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। आपसे पूछा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का ए, सी.डी. देशमुख। देखिए चूंकि ये पूछा है आपका भारतीय पूछा है, इसलिए आपका सी.डी. देशमुख होगा। अगर पूछता कि इनमें से कौन रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे, तब इसका आंसर हो जाता है आपका ऑस्बोर्न स्मिथ। यहाँ पे है ऑस्बोर्न स्मिथ, हाँ यहाँ पे है ना डी, ये आपके रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। लेकिन भारतीय पूछा है तो आपका सी.डी. देशमुख हो जाएगा। सी.डी. देशमुख जी आपका 1943 से 1949 तक थे, ये 1943 से 49 तक थे। और जो ऑस्बोर्न स्मिथ थे ये आपका लगभग मान के चलिए 35 से लेके 37, 1935 से लेके 1937, एग्जैक्ट डेट तो हमको याद नहीं है, बट ईयर याद रखिएगा, 1935 से लेकर 1937 तक थे। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और भी जीएस के बचे हुए हैं। बाकी जो क्वेश्चन झारखंड के हैं वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, ताकि हम लोग और भी इस टाइप का वीडियो आप लोगों के लिए लाएं। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करेंगे, हम लोग वहाँ से आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा सी, गांधी शांति पुरस्कार जो है आपका व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है। ये प्रत्येक साल दिया जाता है, तो इसका जो व्यक्ति और इंस्टीट्यूशन दोनों को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27, एशियाई खेलों का आरंभ कब से हुआ। तो एशियाई खेल का आरंभ 1951 से होता है, ठीक है। और जो पहला आपका एशियाई खेल खेला गया था नई दिल्ली में, वो भी 1951 में न्यू दिल्ली में खेला गया था, न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स के बारे में पूछा है। अभी ब्रिक्स काफ़ी न्यूज में भी था, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन उम्मीद है कि आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। वैसे कौन कौन सा देश शामिल है, देखिए ब्रिक्स के बारे में पूछा है, तो आपका सही आंसर तो हो जाएगा यहाँ पे बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी पे चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। जहाँ पे है तो कौन ऑप्शन में, ए में है, तो आपका ए सही हो जाएगा। लेकिन जो ब्रिक्स है इसका अभी एक्सपेंशन हुआ है। ब्रिक्स में अभी आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन देशों को इसमें जोड़ा गया है, इसका एक्सपेंशन में किन किन देशों को शामिल किया गया है। हम आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं कि पहले जो 5 देश थे अब इनका संख्या 11 हो गया है, ठीक है। वर्तमान में इस बार जो समिट हुआ 2023 में, हाँ इस बार का जो समिट हुआ 2011 वाला, ये आपका साउथ अफ्रीका में हुआ है, ठीक है। 2023 में जो हुआ है साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो यहाँ पे ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया गया, तो अब इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, टोटल 11 देश हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका नया नामकरण क्या होता है। आप लोगों को बताना है कि जो ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन हुआ है इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन हुआ था 2006 में हुआ था, उसके बाद इसमें देश बढ़ते गए और अभी टोटल एक ही देश साउथ अफ्रीका को लास्ट में ऐड किया गया था। उसके बाद आपका अभी 2023 का जो समिट हुआ इसमें कुल 11 देश हो गया है। इन सभी देशों का नाम बताएंगे आप लोग। चलिए और 2 क्वेश्चन बचा हुआ, इसको देख लेते हैं जल्दी से। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो अर्जुन पुरस्कार जो खिलाड़ियों को दिया जाने वाला भारत सरकार के द्वारा एक पुरस्कार है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि प्रथम भारतीय कौन थी, तो इसमें प्रथम भारतीय पाने वाली थी एन एम्स्टन, ठीक है। जो पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, एन एम्स्टन, ये अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। राजीव गांधी खेल से दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। अर्जुन जो पुरस्कार है इसमें 1961 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अर्जुन पुरस्कार जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, इसमें टोटल जो अवार्ड 15 लाख रुपया इसमें कैश के रूप में, प्रोत्साहन मनी के रूप में दिया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, इसको बढ़ाया गया है अभी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित है। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया है। तो एचडीआई जो होता है ये किस संस्था के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनडीपी हर साल एचडीआई इंडेक्स निकालती है। वर्तमान में जो यूएनडीपी में जो भारत का रैंक है ये पूछ सकता है, तो ये अभी 2023 में जो रैंक जारी किया गया इसमें इंडिया का रैंक 132 है, भारत का, इंडिया का, ठीक है। और इसमें एक और पूछ सकता है कि इसमें जो संकेतक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, यूएनडीपी में 3 इंडिकेटर होते हैं जिसको लेके ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो इनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन 3 इंडिकेटर हैं। एक तो हो जाएगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, एक हो गया आपका जीवन प्रत्याशा, कितना दिन आप जी पा रहे हैं वो देखा जाता है। दूसरा है आपका एजुकेशन, जिसको शिक्षा बोलते हैं, शिक्षा। और तीसरा है आपका प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ये 3 इंडिकेटर हैं, इसका नाम याद रखिएगा। पर उसी के हिसाब से आपका एचडीआई निकलता है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। इन तीनों को याद रखेंगे। चलिए मित्रों ये 30 क्वेश्चन हो गए। अगला वीडियो जो आएगा वो आपका झारखंड से संबंधित रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम लोग और ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।